लेकिन यहाँ पे स्कैम क्या होता है कि जो टीचर की फ़ोटो आपको दिखा के आपका एडमिशन लिया जाता है, बाद में वो टीचर नहीं, आपको कोई और टीचर आके पढ़ाते हैं और ये कहा जाता है कि जो है वो टीचर अभी अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो बाद में आएंगे या फिर वो लास्ट में जाके कोचिंग ही छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ हम लोगों के साथ, 3-4 सब्जेक्ट्स में हुआ, लेकिन उसके बाद फिर हम कहीं भी कंप्लेन नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैम अगर आप ठेठ भाषा में पूछें, इनके लिए हम धन सेठिया हैं। यहाँ आते हैं, हम अपना बैंक अकाउंट पूरा खाली करके आते हैं, करोड़ों रुपए लेके आते हैं। यहाँ पे चाहे हाउस ओनर हो, चाहे ब्रोकर हो, चाहे कोचिंग वाले हों, 2 लाख रुपए फ़ीस लेंगे। आपको जो भी फैसिलिटी देंगे वो आपके 200 या 2000 के बराबर ही होगी, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप किसी भी अच्छे कोचिंग का ऑनलाइन मोड ले लीजिए, घर से ही पढ़ा दीजिए, क्योंकि हम तो यहाँ आके फंस गए हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि नहीं, एक बार तो हम दिल्ली भेजेंगे। हो सकता है दिल्ली में कोई गुरु मंत्र मिल रहा हो जो हमें ना मिल पाया, उन्हें मिल जाएगा। जानना चाहूँगी, जिस क्लासरूम में आप जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ की कैपेसिटी कितनी होती है, बच्चे कितने होते हैं, कैसे करके आप पढ़ते हैं, किस सिचुएशन में, वो बताइए। 2 रो रहता है, 4-4 सीट्स का, अप्रॉक्स 150 to 200 की एक हॉल रहती है, सीटिंग कैपेसिटी है 200 की। टीचर आगे है, अब 200 बच्चों के आगे आप टीचर एज्यूम कर लीजिए कितना आगे होगा। बीच में आपको LED 2-4 लगा देंगे। अब जो बच्चे टीचर को नहीं देख पा रहे हैं वो LED में देखेंगे। जो इतने सारे बच्चे आते हैं, इतना सारा फीस भरते हैं, रेंट पे यहाँ रहते हैं, वो इसलिए कि आकर के टीचर को अपने LCD में देखें यहाँ पर आकर के। वो मोबाइल में नहीं देखना चाहते ना, तो LCD में देखने आते हैं। मतलब घर पे रह करके अगर मोबाइल में देखें तो वो नहीं है उतना फिजिबल, छोटी हो जाती है ना मैम, उनको LED में देखना है, फिजिकल क्लास में बैठना है, लेकिन देखना LED में ही है। हम विकास दिव्यकीर्ति सर हो गए या खान सर हो गए या ओझा सर हो गए, हम उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जी बिल्कुल। आज अगर हम यहाँ बैठे, ओझा सर का मैंने एक देखा था पॉडकास्ट, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये छात्र बैठे हैं, इनका अगर कोई नेतृत्व नहीं होगा, अगर इनको कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होगा, तो फिर ये सफल नहीं हो पाएगा। सर नेतृत्व की जगह खाली आप आओ ना। आप कह रहे हो कि यहाँ पे आपको आने से डर लगता है, आप मत बताओ कि आप कब आ रहे हो, आप आ तो जाओ मिलने। हमें भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है, हम भी तो चाहते हैं कि कोई हमें जो है एक अच्छा, अगर कोई हमें कृष्ण की तरह सारथी मिल जाए तो हो सकता है कि हम भी सफल हो जाएं अपने इसमें। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विद्या लाइव पर, और मैं हूं आपके साथ शिवानी झा। लगातार हम आपको यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है बच्चों का, उसकी कवरेज दिखा रहे हैं। और आज फिर से अगर हम आपसे बात करें तो 11वां दिन हो चुका है प्रोटेस्ट का, लेकिन यहाँ पर बच्चे अभी भी बैठे हैं कि सरकार आखिर कब तक इनकी डिमांड सुनेंगी, कब तक इनकी बातें मानेंगी और स्टूडेंट के हित में जो है यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ यही उम्मीद है जो अलग अलग राज्य से यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार है वो लगातार अंधी हो रखी है और इन बच्चों की एक भी मांग सुनने तक नहीं आ रही है। तो चलिए, यहाँ पर कुछ बच्चे देख रहे होंगे बैठे हुए, अभी भी लगातार बैठे रहते हैं, दिन हो, रात हो, शाम हो, इनको कोई परवाह नहीं है। चाहे बारिश भी हो रही होती है, आपने देखी होगी वीडियो, उसमें भी बच्चे यहाँ पर बैठे रहते हैं, लगातार कंटिन्यू करते हैं इसको। तो इनके थॉट्स आज हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या नाम हो आपका? अभिनव सिंह। अभिनव, कहाँ से आए हैं आप? मैं वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी से आए हैं। किस टाइम आए हैं, कितना दिन हो गया? मैं तो अभी कल ही आया हूँ दिल्ली। जी। तो यहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे थे पहले? जी, यहीं अन अकेडमी में जो है मैं क्लासेस लिया हुआ था। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो आप कोर्स कर रहे हैं, जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे चल रही है? क्या आपको फैसिलिटीज़ उस हिसाब से प्रोवाइड की जा रही है? मैम अगर सच पूछा जाए तो फिर जैसे मैंने जब अन अकेडमी में एडमिशन लिया था तो मुझे मतलब ये पहला ऑफलाइन बैच था अन अकेडमी का। इसके पहले अन अकेडमी केवल ऑनलाइन मोड में ही थी। तो फर्स्ट बैच था, तो हमने भी टीचर्स के नेम देखे और उसके बाद देखा कि काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, तो हमें जो एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्कैम क्या होता है कि जो टीचर की फ़ोटो आपको दिखा के आपका एडमिशन लिया जाता है, बाद में वो टीचर नहीं, आपको कोई और टीचर आके पढ़ाते हैं और ये कहा जाता है कि जो है वो टीचर अभी अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो बाद में आएंगे या फिर वो लास्ट में जाके कोचिंग ही छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ हम लोगों के साथ, 3-4 सब्जेक्ट्स में हुआ, लेकिन उसके बाद फिर हम कहीं भी कंप्लेन नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप लोग जब यहाँ पर आते हैं, जब आपके साथ ये चीज़ होती है कि टीचर बदल दिए जाते हैं, तो आपने क्या कोचिंग वालों को बोला है ये चीज़, तो वो लोग इसका समाधान नहीं निकालते हैं? मैम होता क्या है कि जैसे अगर आप कंप्लेन करने जाएंगी, आप ये बोलेंगे कि हमें उन्हीं टीचर से पढ़ना, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उनका ये रिवर्ट रहता है कि आप ही की क्लास के कुछ बच्चों ने जो कंप्लेन किया था कि इनका समझ में नहीं आ रहा है। मैम अब आप बताइए, जहाँ पे 4 बच्चों ने कंप्लेन किया कि हमें समझ में नहीं आ रहा है और जहाँ पे 100 बच्चे बोल रहे हैं कि हमें इन्हीं से पढ़ना है, आप किसकी बात सुनेंगे? लेकिन वहाँ पे 4 की बात सुन के वो टीचर को ही हटा दिया जाता है। टीचर को ही हटा दिया गया। और फिर अब हालत ये हुई है कि वो सब्जेक्ट अभी तक हम लोगों का नहीं तैयार हो पाया, क्योंकि हमने तो यही सुना था कि ये टीचर बहुत अच्छे हैं इस सब्जेक्ट के। जी बिल्कुल। खास करके ज्योग्राफी का जब हमने एडमिशन लिया था तो ज्योग्राफी मेरी बहुत वीक है,
हमने एडमिशन इसी बेसिस पे लिया कि यहाँ पे ज्योग्राफी के बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन हुआ क्या 4 दिन बाद उन्हीं को हटा दिया गया। फिर एक टेम्परेरी टीचर से ला करके उनको पढ़ाया गया हमें ज्योग्राफी। तो मतलब उस हिसाब की फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिल पा रही है ना वहाँ पर कोचिंग में, जो टीचर्स आपको बेस्ट होते हैं देने चाहिए वो नहीं हो पा रहा है उस पढ़ाई। मैम अगर आप ठेठ भाषा में पूछें, इनके लिए हम धन सेठिया हैं। यहाँ आते हैं, हम अपना बैंक अकाउंट पूरा खाली करके आते हैं, करोड़ों रुपए लेके आते हैं। यहाँ पे चाहे हाउस ओनर हो, चाहे ब्रोकर हो, चाहे कोचिंग वाले हों, 2 लाख रुपए फीस लेंगे। आपको जो भी फैसिलिटी देंगे वो आपके 200 या 2000 के बराबर ही होगी, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। रेंट यहाँ पे आप अगर देखेंगे 7000, 14000, 20000, उतना ही सिक्योरिटी, उतना ही आपका ब्रोकर, उतना ही आपका ब्रोकरेज भी लगेगा, उतनी ही सिक्योरिटी भी लगेगी। और उसके बाद भी आपको रूम कितना बड़ा मिलेगा, 7x14, 6x14 ये रूम रहता है। और उसी में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, पढ़ाई भी करना पड़ता है। उसी में सब कुछ है, आप पढ़िए भी उसी में, वॉशरूम भी उसी में, किचन भी उसी में। अब आप बताइए उतने छोटे से रूम में आप कहाँ से मैनेज करेंगी? ये तो हालत हो रखी है यहाँ की। तो दिल्ली में जहाँ पर देखिए बहुत सारे नंबर्स में बच्चे आते हैं, अलग अलग राज्य से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि दिल्ली ही है बेस्ट। तो ये जो माइंडसेट है कहाँ से बन चुका है कि दिल्ली ही बेस्ट है, दिल्ली में ही आइए आप, लेकिन हालांकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ हम लोगों ने देखी कैसी है, आप लोग भी जानते हैं उस चीज़ को। इसका मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं अभी जहाँ से एमए कर रहा हूँ, वहाँ के वाइस प्रिंसिपल सर की बेटी भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि सर देखिए, मैं तो वहाँ जा चुका हूँ, वहाँ को मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ले लीजिए। उन्होंने पलट के क्या जवाब दिया, नहीं एक बार तो जाना ही चाहिए दिल्ली। अच्छा। अब आप बताइए, जब आप खुद यहाँ पे रह रहे हो, आप उन्हें बता रहे हो कि यहाँ पे फैसिलिटी उस तरह नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी अच्छे कोचिंग का ऑनलाइन मोड ले लीजिए, घर से ही पढ़ा दीजिए, क्योंकि हम तो यहाँ आके फंस गए हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि नहीं एक बार तो हम दिल्ली भेजेंगे। हो सकता है दिल्ली में कोई गुरु मंत्र मिल रहा हो जो हमें ना मिल पाया, उन्हें मिल जाएगा। मतलब तो ये हालत तो होके रखा हुआ है। माइंडसेट जो लोगों का है वो गलत बन चुका है, वो बदल ही नहीं रहा है, वो बदल ही नहीं रहा है। जब तक वो बदलेगा नहीं ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। मैम अब अगर जहाँ पे 10 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वहाँ पे आप अगर 100 लोगों को रखेंगी तो यही चीज़ें तो होंगी ना बाद में। और अगर आप क्लासरूम की देखिए, अभी आपने बात की 10 और 100 की, मैं ये जानना चाहूँगी जिस क्लासरूम में आप जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ की कैपेसिटी कितनी होती है, बच्चे कितने होते हैं, कैसे करके आप पढ़ते हैं, किस सिचुएशन में वो बताइए। 2 रो रहता है, हाँ। 4-4 सीट्स का, अप्रॉक्स 150 to 200 की एक हॉल रहती है, सीटिंग कैपेसिटी है 200 की। टीचर आगे है, अब 200 बच्चों के आगे आप टीचर एज्यूम कर लीजिए कितना आगे होगा। बीच में आपको एलईडी 2-4 लगा देंगे। अब जो बच्चे टीचर को नहीं देख पा रहे हैं वो एलईडी में देखेंगे। अब आप बताओ, आप 200 लड़कों के पीछे बैठे हो, मान लो आप लेट गए या किसी भी वजह से आपको लेट हो गया, आपको एकदम बैक सीट मिली है, आप कैसे अपना क्वेश्चन जो है पूछोगे? डाउट रह जाता है। क्लास के बाद अच्छा ठीक है 5-10 मिनट का टाइम मिलता है कि आप जो है टीचर से पूछ सकते हो, तो उसमें जो फ्रंट बेंचर है वो पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको निकलने के लिए भी स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, हर एक चीज़ इसी तरह से चल रहा है। फिर अगर आप बाद में बोलोगे तो फिर टीचर या तो फिर आपको बता देगा टीचर, अच्छा तो कई टीचर हैं जो बता भी देते हैं, दूसरे तीसरे दिन भी बता देते हैं, नहीं तो फिर आपको डाउट सेशन का वेट करना होगा जो वीकली होता है। तो मतलब जो इतने सारे बच्चे आते हैं, इतना सारा फीस भरते हैं, रेंट पे यहाँ रहते हैं, वो इसलिए कि आकर के टीचर को अपने एलसीडी में देखें यहाँ पर आकर के। वो मोबाइल में नहीं देखना चाहते ना, तो एलसीडी में देखने आते हैं। मतलब घर पे रह करके अगर मोबाइल में देखें तो वो नहीं है उतना फिजिबल, छोटी हो जाती है ना मैम, उनको एलईडी में देखना है, फिजिकल क्लास में बैठना है, लेकिन देखना एलईडी में ही है। ये दिक्कत पढ़ाई बढ़िया होती है। नहीं, आप ये भी कह सकते हो कि अब जैसे यहाँ पे हम लोग हैं, ये ओल्ड राजेंद्र नगर है, या फिर आप यहाँ से राजेंद्र प्लेस पे चले जाओ, शादीपुर तक आप चले जाओ, तो वहाँ तक लड़के यही हैं जो यूपीएससी की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि आपको माहौल मिल जाता है, कोई ना कोई आपका सीनियर होता है जो आपको गाइड कर देता है कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए प्रिपरेशन। तो ये एक माहौल का भी एक फ़र्क पड़ता है। तो मतलब एक सिर्फ एनवायरनमेंट बन जाता है, उसके लिए ये पॉजिटिव है, बाकी इसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं आ रहे हैं। मैं अभी घर गया था एमए का एग्ज़ाम देने, जो मैं आपको बताया कि मैं भी कल आया हूँ। प्रॉपर 1 से 1.5 महीने मैं था घर पे। यहाँ पे मेरी सिटिंग कैपेसिटी 8 to 10 आवर्स हो जाती है, वहाँ पे 4 आवर्स भी करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता था। मेन दिक्कत ये होता था कि अब जैसे मैं बाहर निकला रूम से, ये नवनीत भाई हैं, ये भी हमारे साथ करते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन, ये भाई भी बनारस के हैं, ये भी करते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन। आप मिले तो अब ये दोनों लोग भी बताए कि यार आज मैंने ये टॉपिक कवर किया, इतने अच्छे से हुआ है। फिर इन्होंने उसका PYQ देखा, जो नहीं आया वो पूछा कि अगर तुम्हें आता है तो तुम बता दो। तो उस तरह से थोड़ा मोटिवेशन तो मिलता ही है कि हमें पढ़ना है। वो ऑनलाइन में नहीं हो सकता। ऑनलाइन में हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको खुद से जो है अंदर से बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन चाहिए आपको, और वो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं।
अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो लगातार चल रहा है एक चीज़ की, विकास दिव्य कीर्ति सर हो गए, खान सर हो गए, काफ़ी बड़ा इनको तो टीचर मानते हैं ना, हर कोई अपने आइडियल पे मानते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद क्या आपको लगता है कि उनकी छवि, उनकी इमेज जो है कुछ ख़राब हुई है, या आप लोगों के लिए अभी भी वही हैं जो पहले थे सर, जो आप लोग को हमेशा सपोर्ट करते थे और हर चीज़ के लिए मोटिवेट करते थे? क्या आपका एक इमेज है उनसे? गुरु शिष्य की परंपरा आज से नहीं चल रही है जी। ये बहुत पुराना, ये जो आपके जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें भी हमें कहीं ना कहीं गुरु शिष्य का जिक्र मिलता ही मिलता है। गुरु शिष्य की परमो धर्म बोला जी, गया है। हाँ। गुरु का जो स्थान है किसी भी छात्र के लिए वो सबसे ऊपर होता है। जी। और जो ये गुरु शिष्य की जो बॉन्डिंग होती है ना, वो किसी भी रिलेशन से अलग बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ, हम विकास दिव्य कीर्ति सर हो गए या खान सर हो गए या ओझा सर हो गए, हम उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जी बिल्कुल। आज अगर हम यहाँ बैठे, ओझा सर का मैंने एक देखा था पॉडकास्ट, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये छात्र बैठे हैं, इनका अगर कोई नेतृत्व नहीं होगा, अगर इनको कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होगा तो फिर ये सफल नहीं हो पाएगा। सर, नेतृत्व की जगह खाली आप आओ ना। आप कह रहे हो कि यहाँ पे आपको आने से डर लगता है, आप मत बताओ कि आप कब आ रहे हो, आप आ तो जाओ मिलने। हमें भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है, हम भी तो चाहते हैं कि कोई हमें जो है एक अच्छा, अगर कोई हमें कृष्ण की तरह सारथी मिल जाए तो हो सकता है कि हम भी सफल हो जाएं अपने इसमें। आखिर हमारा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं, हम तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना। जो सबसे बड़ी बात क्या है, इस देश की विडंबना है ये कि आप अगर इस इंसिडेंट को लें तो इस इंसिडेंट पे एक बात बनती है कि जो छात्र शासन में जाने की तैयारी कर रहे थे वो प्रशासन की नाकामयाबियों के नीचे ही जो है यहाँ पे जो है एक्सपायर कर गए। अब आप बताओ ये कहाँ से सही है? अगर हो सकता है ये ना हुए रहते तो शायद इनमें से कोई एक बन जाता। माँ बाप का सपना ही लेके आते हैं ना हम लोग। मैं घर का अकेला हूँ, ना मेरी कोई बहन है ना मेरा कोई भाई है, मैं इकलौता हूँ। मैं घर से आ रहा था, घर वाले कह रहे थे कि बारिश होगी बाहर मत जाना, क्योंकि अभी एक करंट लगने से एक और छात्र की मृत्यु हुई थी। लाइब्रेरी देखो तो 2nd या 3rd फ्लोर पे देखो, और अगर जा भी रहे हो तो एक बार सोच लो जाना है या नहीं तो फिर जाओ सामान लेके आ जाओ। अब आप ये डर समझो। वही मैं कहती, इस हादसे के बाद सिर्फ बच्चों के ही दिल में नहीं, उनके पेरेंट्स के दिल में भी एक खौफ एक पैदा हो गया है। मैम, असल में लाइब्रेरी हो गई, कोचिंग हो गई, इन सबों को सबसे सेफेस्ट प्लेस माना जाता था। जी। ये जो घटना हुई है लाइब्रेरी में हुई है। बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, पानी भर गया, 3 छात्रों की जो है मृत्यु होगी। वो भी अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये 3 ही थे, और एक छात्र की बिजली लगने से मृत्यु होगी। आप बताओ, अब तो रोड पे चलने में भी है कि गलती से क्या जो है हमने टच कर दिया, तो अब हम एक टेस्टर लेके चलें, टच करते हुए चलें कहाँ पे करंट आ रहा है, कहाँ छूना है कहाँ नहीं छूना है। उसके बाद फिर लाइब्रेरी भी लें तो फिर हम 5th फ्लोर पे लें ताकि पानी ना पहुँच पाए। अब आप बताओ, ये सब चीज़ें अगर ऐसे चलेंगी तो फिर कहाँ से होगा? सबसे पहली बात कि इन लोगों को किसने लाइसेंस दिया यहाँ चलाने का, और अगर दे दिया था तो फिर दोबारा जो है चेक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फायर डिपार्टमेंट और एमसीडी ये कह रही है कि यहाँ पे इन्होंने बेसमेंट को जो है वो सामान रखने के लिए गोडाउन बनाने के लिए दिया था। आपने दोबारा चेक क्यों नहीं किया कि वहाँ पे क्या हो रहा है? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? ये भी तो आप ही का काम है ना कि आप एक बार दोबारा जो है वहाँ पे जाओ, एक बार चेक तो कर लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप सोए रहे, यहाँ पे 3 छात्रों को आपने जो है मौत की नींद सुला दी। ये तो आप ही की नाकामयाबी है ना। तो इस चीज़ को कोई भी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार ही नहीं है कि हाँ ठीक है मैंने किया है या मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। गेम चल रहा है, एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मान रहा इस चीज़ को। बस यही चीज़ है, एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहो, जिसके ऊपर लास्ट में चला गया वो वहाँ पे दोषी करार दे दिया जाएगा। अब आपने जो है कार वाले को पकड़ लिया, जी बिल्कुल। कार वाले की क्या गलती है? अगर यहाँ पे पानी भरा हुआ वो जा रहा है, अगर वो धीरे जाएगा तो उसके भी तो इंजन में पानी भर जाएगा, तो वो तो अपना यहाँ से तेज़ी से ही निकलेगा ना, कि ताकि उसकी गाड़ी ना बंद हो, वो ना फंसे बीच में। आपने उन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, बेफालतू में आपने जो है एक लोगों को अरेस्ट कर लिया। FIR भी उसके खिलाफ कर दी थी। इसका मुझे नहीं जानकारी, लेकिन ये चीज़ जो हुई है वो तो गलत हुई है जी।